द्वितीय विश्व युद्ध में एडमिरल अर्नेस्ट किंग की तरह हमने ईरान के साथ महासागर साझा करने का निर्णय लिया है। हमने उन्हें निचला हिस्सा दे दिया है। ईरानी शासन का मास्टर प्लान पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है और अब उनके शीर्ष अधिकारी अपनी जान बचाने के लिए आधिकारिक रूप से पाला बदल रहे हैं। युद्ध से बचने की कोशिश में ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में नागरिक जहाज़ों को उड़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन उनके आतंकवाद ने पूरे विश्व को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। तो अब पीछे हटने के बजाय बेलगाम IRGC बलों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग को एक विशाल माफिया वसूली रैकेट में बदल दिया है। वो विदेशी जहाज़ों से स्ट्रेट पार करने के लिए लाखों डॉलर सुरक्षा फीस ले रहे हैं, लेकिन अब दुनिया ये खेल बंद कर चुकी है। एक बड़ा ऐतिहासिक पड़ोसी गठबंधन बन रहा है जिसमें अमेरिका, UK, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। यह गठबंधन ईरानी नाकेबंदी को बलपूर्वक कुचलने के लिए तैयार हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ईरान का हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और खाड़ी देशों पर हमला करने का फैसला इतिहास में किसी भी देश द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक के रूप में दर्ज होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर हमला किया था, जिस फैसले से वे युद्ध हार गए। आइए ईरान के भीतर हो रहे दल बदल से शुरू करें, क्योंकि इससे बहुत कुछ समझ आता है। यहाँ ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेट बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व में बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहे हैं। ये बकवास है मारिया। हम फिर वही बगदाद बॉब जैसी बातें सुन रहे हैं। शासन गिर रहा है और लोग उनके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। हमें ट्रेजरी में भी दल बदल देखने को मिल रही है। अब हमें पता चल गया है कि ईरानी नेतृत्व के बैंक खाते कहां हैं और उन खातों को फ्रीज किया जा रहा है। हम उन्हें रोक कर रखेंगे और देखेंगे कि दल बदल के मामले में कौन सामने आता है। लेकिन अब हम पूरे शासन में दल बदल देखना शुरू कर रहे हैं और यही इसका अंत है। तो आप जानते हैं, किसी तरह की टोलिंग व्यवस्था का विचार हास्यास्पद है। राष्ट्रपति ट्रंप इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं और 1988 से कर्ग द्वीप पर ध्यान दे रहे हैं, जब शाह का शासन भी नहीं गिरा था। अमेरिका, उन्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए। वो भी उसी पर ध्यान केंद्रित हैं। मैंने कहा था, पिछले हफ्ते बमबारी अभियान हुआ। खार्ड द्वीप पर सैन्य संपत्तियां नष्ट हुईं और अगर आप तेल कर्मचारी हैं तो वहां काम नहीं करना चाहेंगे। तो सभी तेल कर्मचारियों को वहां रुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम देखेंगे कि क्या वह अंततः एक अमेरिकी संपत्ति बनता है या नहीं। जब अधिकारी अपना पैसा बाहर भेजकर भागते हैं तो यह दिखाता है कि वे भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। वे हालात समझ सकते हैं और आज सुबह वो संकेत और भी स्पष्ट हो गया। आज यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया। वे हरमुज, जलडमरू मध्य और खाड़ी सहयोगियों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। मुख्य बात यह है कि वे ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं। वे हरमुज, जलडमरू मध्य के बंद होने को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं और वे सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रयासों में योगदान देने की अपनी तत्परता व्यक्त करते हैं। ये बयान दिखाता है कि ईरान ने क्या गलती की। अगर वो नागरिक जहाज़ों पर हमला नहीं करता तो ये देश इसमें शामिल नहीं होते। अगर ईरान तटस्थ खाड़ी देशों पर हमला न करता तो यूरोप ऐसा बयान न देता। ईरान खुद ही ये सब कर रहा है। अब मुझे एक बात साफ कर लेने दीजिए, जो लोग समझते नहीं हैं। खाड़ी देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र या बेस आक्रामक मिशनों में नहीं इस्तेमाल करने देंगे, भले ही वहां अमेरिकी बेस हों। युद्ध शुरू होने पर उन्होंने यह कहा था और 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बाद भी स्थिति जस की तस है। इसी बीच ईरान इन देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखता है और इन देशों में जो अमेरिकी बेस हैं वे सिर्फ रक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका इस्तेमाल ईरान द्वारा भेजे जा रहे ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने के लिए किया जा रहा है। हम जिन आक्रामक मिशनों को देख रहे हैं वे सिर्फ अमेरिकी करियर से हो रहे हैं, यानी ये देश तटस्थ है, फिर भी ईरान उन पर हमला कर रहा है। ईरान ने ओमान पर भी हमला किया, जबकि वहां अमेरिकी बेस नहीं है। ईरान चाहता है कि यह इलाका अशांत रहे। वे आर्थिक दबाव डालना चाहते हैं ताकि अमेरिका हटे, लेकिन वे भूल गए
कि इन खाड़ी देशों की रक्षा सिर्फ अमेरिका नहीं करता, उनकी फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम जैसे यूरोपीय देशों से रक्षा संधियां हैं और अब इन देशों पर खाड़ी देशों का दबाव है। जब आप संधि पर हस्ताक्षर करते हैं तो जरूरत पड़ने पर आना होता है और संधियों से परे भी यूरोप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका से अधिक निर्भर है। अगर तेल गैस का प्रवाह रुकता है तो हर जगह कीमतें और जीवन यापन की लागत बढ़ती है। अब मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम तेल गैस मिलती है, लेकिन कीमतें बढ़ने से अमेरिका पर भी असर पड़ता है क्योंकि दाम हर जगह बढ़ते हैं। ये कीमतें सिर्फ उस तेल के लिए नहीं बढ़ रही है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजर रहा है। तो ये एक ऐसी बात है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन यूरोप के लिए इसका असर और भी सीधा है और बिल्कुल यही कारण है कि यूरोपीय देश अब अपनी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा के लिए कदम उठाने को तैयार है। ईरान की आतंकवादी गतिविधियों ने दुनिया को उसके खिलाफ एकजुट किया है। जब गठबंधन बन रहा है उसी वक्त ईरान कुछ अप्रत्याशित पागलपन कर रहा है। वो असल में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक तरह से माफिया के गढ़ में बदल रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, एक छोटी सी याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें एल्गोरिदम में सच में मदद मिलती है। अब बात करते हैं उस वसूली रैकेट की जिसे IRGC चला रहा है। ईरान ने जलडमरू मध्य में स्वीकृत गलियारे बना दिए हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, इराक और मलेशिया जैसे देशों के जहाज यहां से गुजर सकते हैं, लेकिन ये मुफ्त नहीं है। IRGC हर जहाज से कथित तौर पर $2 मिलियन वसूल रहा है। ये बताना जरूरी है कि IRGC का इस जलडमरू मध्य पर कोई अधिकार नहीं है, यानी ये समुद्री डकैती है। ये माफिया प्रोटेक्शन रैकेट अब ईरान चला रहा है जो दुनिया को तकलीफ देकर मुनाफा चाहता है। कल ही खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों ने सऊदी अरब में मुलाकात की ताकि वे ईरान के खिलाफ जवाबी हमले रोकने पर चर्चा कर सके। सोचिए, जब बैठक हो रही थी, ईरान ने सऊदी राजधानी पर मिसाइलें और ड्रोन दागे, वहीं जहां विदेश मंत्री मौजूद थे। खाड़ी देशों के विदेश मंत्री रियाद में संघर्ष के विस्तार पर चर्चा के लिए मिले, लेकिन जब ये बातचीत चल रही थी उसी दौरान ईरान ने सऊदी राजधानी को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागीं। सभी मिसाइलें रोकी गईं, पर गिरते मलबे से कई लोग घायल हुए। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान पर खाड़ी नेताओं को डराने का आरोप लगाया और कहा कि वो इसमें सफल नहीं होगा। रियाद को निशाना बनाना जब भी कई राजनयिक मिल रहे हैं, मैं इसे संयोग नहीं मान सकता। मुझे लगता है ये सबसे स्पष्ट संकेत है कि ईरान कूटनीति को कैसे देखता है। ये अपने पड़ोसियों से बात करने में विश्वास नहीं रखता। ये अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करता है और मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि ये काम नहीं करेगा। राज्य दबाव में झुकने वाला नहीं है और इसके विपरीत ये दबाव उल्टा असर करेगा। फिर भी ये तटस्थ देश अपनी जमीन से आक्रामक अमेरिकी हमलों की इजाजत नहीं दे रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री भी वहां थे और उन्होंने साफ कहा कि ईरान सभी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की कूटनीतिक मंच पर ईरान का बचाव करता रहा है, लेकिन ईरान ने हाल ही में उसके विदेश मंत्री की हत्या की कोशिश की। यही उनका संदेश था। हम एक ही एजेंडा पर हैं। कल शाम जब बैठक शुरू होने से पहले हम अपने पाकिस्तानी भाई के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे थे, अब्बास अराकची ने फ़ोन किया और हमने उनसे भी बात की और असल में इसके बाद ये संवाद हुआ। तो आप हमें अभी कॉल कर रहे हैं और मिसाइलें आसमान से आ रही हैं। रियाद में मिसाइलों को रोका गया था और जब बैठक चल रही थी तो आप रियाद में मिसाइलें भेजने से क्यों नहीं रुके? तो वे अपनी खुद की राय के अनुसार चाहते हैं कि उनकी कूटनीतिक स्थिति को कुछ शर्तों के तहत ध्यान में रखा जाए। यही वजह है कि इन खाड़ी देशों से आने वाला संदेश पिछले कुछ दिनों में काफी बदल गया है। अब वे ईरान को सार्वजनिक रूप से आतंकवाद का वैश्विक समर्थक कह रहे हैं और उनके पाखंड को उजागर कर रहे हैं कि ईरान कभी अच्छा पड़ोसी नहीं रहा। इसमें कुछ नया नहीं है। ईरान दशकों से हिजबुल्लाह, हमास, हौथियों को फंडिंग कर रहा है। बस सुनिए। मुझे समझ नहीं आता कि वे इस्लामी मकसदों के लिए लड़ने का दावा करते हैं जबकि इस्लामी देशों पर ही हमला करते हैं। वे सिर्फ एक देश पर हमला नहीं करते,
सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, अजरबैजान, तुर्की। ये सभी देश इस्लामी देश हैं, फिर भी ईरान उन पर हमला करता है। और इस युद्ध से पहले भी इस्लामी दुनिया से जुड़े मुद्दों में ईरान का योगदान क्या था? वे यमन में हूती मिलिशिया का समर्थन करते हैं। उन्होंने इराक में पॉपुलर मिलिशिया का समर्थन किया जो अब इराक पर हमला कर रहे हैं। वे इराक के क्षेत्रों हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमला कर रहे हैं, जिसने लेबनान में राजनीतिक निर्णय को हाईजैक करने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि वो क्षेत्र और सऊदी अरब में विध्वंसक कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए एक प्रभावी हथियार भी बना। सबसे बड़ा उदाहरण सीरिया में ईरान व हिजबुल्लाह की भूमिका है। तो जब वे ऐसे अपराध करते हैं और पूर्व सीरियाई शासन का समर्थन करते हैं, तब मुस्लिम दुनिया में ऐसा समर्थन या तथाकथित समर्थन कहाँ है? जब वे लेबनान में राजनेताओं की हत्या करते हैं, तो वे इस्लामी दुनिया का समर्थन कैसे करते हैं? जब वे आबादी को सशक्त बनाते हैं, तो वे मुस्लिम दुनिया के मुद्दों और मकसदों का समर्थन कैसे करते हैं? इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की वे हत्या करते हैं। इराक में विकास प्रयासों में बाधा डालना, मेरी समझ में नहीं आता कि वे इस्लामी उद्देश्यों का समर्थन कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ साधारण नारे हैं जिनके पीछे वे छुपते हैं, और ये मोहरे ईरानी हितों को साधने के लिए काम करते हैं, बजाय उन नारों के जिनका वे दावा करते हैं। इसी कारण खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वह युद्ध तब तक न रोके जब तक ईरानी शासन पूरी तरह पंगु न हो जाए। उनके पास तर्क साबित करने के आंकड़े भी है। यूएई की स्थिति देखे, उसने ईरानी हमलों में 2000 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन झेले हैं। ये ईरान द्वारा युद्ध शुरू होने के बाद दागी गई कुल चीज़ों का आधे से ज़्यादा है। उन 2000 ड्रोन और मिसाइलों में से 80% से अधिक नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह, होटल और डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया था। इसी कारण 6 नागरिकों की मौत और 157 लोग घायल हुए। और यही कारण है कि खाड़ी देशों के नेता स्पष्ट हैं कि जानें वापस नहीं लाई जा सकती। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ठीक कर सके। बुनियादी ढांचे का नुकसान अस्थायी है। पैसे खर्च कर चीज़ें ठीक कर सकते हैं, पर ईरान के आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते। सुनिए, हम जिन नुकसानों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उन नुकसानों की भरपाई की जा सकती है, इंसानों की जान की नहीं। लेकिन हमारा संदेश यह है कि ऐसी सुविधा को निशाना बनाना, और जैसा कि मैंने कहा है, यह कतर के लोगों की मुख्य आय है, और साथ ही यह प्रमुख में से एक आय है जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और हम उन कई लोगों की भी मदद करते हैं जो गरीब हैं और संकट में हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामी गणराज्य ईरान ये समझें कि वही लोग हैं जिन्होंने उन गरीब लोगों को उस सहायता से वंचित किया है जो हम अब प्रदान करते हैं। जब दुनिया उनके खिलाफ है, शासन अपने लोगों के खिलाफ हो गया है। ईरान इतना डर गया कि उसने फिर से सार्वजनिक फांसी शुरू कर दी। जनवरी के 3 प्रदर्शनकारियों को कूम में फांसी दी गई है। उनके नाम मेहदी कासमी, साहिल मोहम्मदी और सईद दाऊदी है। इन तीनों लोगों पर शासन ने पुलिस अधिकारियों की हत्या करने और ज़ायोनी शासन तथा दुश्मन अमेरिकी सरकार के लिए ऑपरेशनल कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। लेकिन देखिए, सच्चाई यह है कि ये तीनों व्यक्ति उस प्रदर्शन में थे ही नहीं जहां शासन उन पर होने का आरोप लगा रहा है। वे तो कहीं और बिल्कुल अलग जगह पर थे। चूंकि शासन के पास सबूत नहीं थे, इसलिए आरोपियों को उचित प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया, जिससे वे अपनी रक्षा नहीं कर सके। उन अन्यायों में से जो उन्हें झेलने पड़े, उनमें से एक था जबरन कबूलनामों पर निर्भरता। दूसरा
वकीलों तक सीमित पहुंच, खासकर जांच के दौरान। तीसरा, जल्दबाजी या बंद कार्यवाही। चौथा, बरी करने वाले सबूतों की अनदेखी। पांचवा, प्रारंभिक पूछताछ में वकील के बिना हिरासत। छठा, शारीरिक और मानसिक यातना देना, जिसमें पिटाई करना और हाथ की हड्डी तोड़ना शामिल है। सातवां, अदालत ने कबूलनामे यातना से लिए जाने की दलील को नजरअंदाज किया। आठवां, यातना की जांच नहीं हुई। नौवां, अन्यत्र होने के सबूत खारिज हो गए। वे जिस जगह पर होने का आरोप लगाया गया था उससे बिल्कुल अलग जगह पर थे। 10वां, बचाव पक्ष के गवाहों को खारिज कर दिया गया या बुलाया ही नहीं गया। 11वां, सुनवाई बहुत ही संक्षिप्त रही। 12वां, स्वतंत्र वकीलों तक वास्तविक पहुंच से इनकार किया गया। और 13वां, पारदर्शी सबूतों की कमी। अब दुर्भाग्यवश इन सार्वजनिक फांसियों का समय बहुत कुछ दर्शाता है। शासन विरोध प्रदर्शनों के फिर से शुरू होने से डरा हुआ है और यही कारण है कि सार्वजनिक फांसियां वास्तव में एक संदेश है। यही होगा अगर जनता फिर से शासन के खिलाफ खड़ी होती है। हमने यह कुंभ में देखा था, जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी देखने की उम्मीद है। शासन के पास सत्ता बनाए रखने का एक ही तरीका है, वो है देश विदेश में आतंकवाद। मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। मेरा नाम सैम है। अगली वीडियो में मिलेंगे।